मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से इतिहास पढ़ने वाले सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुनीता फुलवारिया गवर्नमेंट कॉलेज जमुआ रामगढ़ जयपुर से मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज जिस टॉपिक पर चर्चा कर रही हूँ वह टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य भी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था और इसकी स्थापना मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मानी जाती है। बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना हुई वह स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी और अमीर सदा जो विद्रोही अमीर थे उन लोगों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो किस प्रकार इस साम्राज्य की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में दक्षिण भारत में नियुक्त मोहम्मद बिन तुगलक के मुस्लिम अमीरों ने सुल्तान की अत्याचार पूर्ण नीति के विरुद्ध विद्रोह किया और शाही अधिकारियों को परास्त करके दौलताबाद पर अधिकार कर लिया। फिर उन्होंने सर्वसम्मति से वृद्ध तथा अनुभवी अमीर इस्लाम मक अफगान को नासरुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने विद्रोहियों को परास्त कर दौलताबाद को जीत लिया, परंतु धारागिरी दुर्ग में मोर्चा जमाकर बैठे हुए इस्माइल मक और गुलबर्गा में डटे हुए हसन गंगू को परास्त नहीं कर पाए। गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए दौलताबाद से गुजरात चला गया सुल्तान के जाते ही विद्रोहियों ने पुनः दौलताबाद पर अधिकार कर लिया और हसन ने सुल्तान के सेनानायक इमादुल मुल्क को परास्त करके खदेड़ दिया। इस अवसर पर अपूर्व पराक्रम दिखाने वाले हसन कांगू से प्रभावित होकर इस्माइल मक ने स्वेच्छा से उसके पक्ष में दौलताबाद का सिंहासन त्याग दिया। वस्तुतः इस्माइल मक की आयु अधिक थी और वह भोगविलासी था, इसलिए उसने अपने को असमर्थ समझकर सिंहासन त्यागा था। 13 अगस्त सन 1347 को हसन कांगू अलाउद्दीन अब्दुल मुजफ्फर बहमन शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा और बहमन शाह की उपाधि के कारण नए राज्य का नाम बहमनी पड़ा। जफर खां अथवा बहमन शाह के आरंभिक जीवन के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती। फरिश्ता ने लिखा है कि हसन अपने आरंभिक दिनों में गंग नामक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करता था और उसने भविष्यवाणी की थी कि और सुल्तान बनने के बाद उसने कृतज्ञतावश बहमनी की उपाधि धारण की, किंतु आधुनिक शोध कार्यों से स्पष्ट हो गया कि कहानी मनगढ़ंत है। हसन कांगू अपने आप को ईरानी बहमन शाह का वंशज मानता था और इसीलिए बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। योग्य और शक्तिशाली था, उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और निरंतर युद्धों और सैनिक अभियानों से उसने बहमनी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसकी सीमाएं उत्तर में बैनगंगा और दक्षिण में कृष्णा, पश्चिम में दौलताबाद और पूर्व में बोंगीर तक विस्तृत थी। प्रत्येक प्रांत के ऊपर एक सूबेदार होता था जो सैनिक असैनिक दोनों कार्यों को संपन्न करता था। जफर खां नाम का उसका मूल नाम जफर खां था। जफर खां नामक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में गद्दी पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया, उसका नाम एहसानाबाद रखा। पूरे जो साम्राज्य था उसने 4 प्रांतों को बहमनी साम्राज्य में तरफ कहते थे, 4 तरफों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर।
गुलबर्गा का तरफ सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया। अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की एक नई प्रथा प्रारंभ की। हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमन शाह ने दाबुल पर अधिकार किया, जो पश्चिमी समुद्र तट पर बहमी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कहा जाता है कि वह अपने को अर्ध पौराणिक ईरानी योद्धा बहमन शाह का वंशज मानता था, किंतु कुछ लोक श्रुतियों के अनुसार बहमन शाह उसके ब्राह्मण आश्रयदाता के प्रति आदर का प्रतीक था, जो आधुनिक शोधों से सिद्ध हो चुका है कि यह जनश्रुति है। अब जो इसके बाद जो शासक बनता है वह शासक मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम की बात करें तो बहमन शाह का उत्तराधिकारी उसका बड़ा लड़का था। उसने राज्य की शासन व्यवस्था को आधार प्रदान किया। उसकी विदेश नीति का मुख्य ध्येय अपने पड़ोसी हिंदू राज्यों से अधिक भूमि हड़पना था। उसने शासन का कुशल संगठन किया। उसके काल की मुख्य घटना विजयनगर वारंगल से युद्ध तथा विजय थी। इस काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ, जिससे रक्षा संगठन में एक नई क्रांति पैदा हुई। सेना के सेनानायक को अमीर उमरा कहा जाता था। उसके नीचे बार बरदान हुआ करते थे। विजयनगर के विरुद्ध लड़े गए युद्ध लगभग अनिर्णायक सिद्ध हुए, क्योंकि दोनों में से किसी न किसी की जीत और किसी न किसी की हार होती रही। मोहम्मद शाह ने खलीफा से अपने राज्य तथा शासन की मान्यता प्राप्त की। मोहम्मद शाह के पश्चात मुजाहिद और दाऊद शासक हुए, और मुजाहिद और दाऊद का शासन ज़्यादा नहीं रहा। दाऊद के बाद मुजाहिद द्वितीय शासक बना। उसे मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है। वह बहमन शाह का पुत्र था। बहमनी राज्य के सिंहासन पर उस जैसा शांतिप्रिय और विद्यानुरागी सुल्तान कभी भी नहीं बैठा। उसने विजयनगर राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखे। 1397 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात ताजुद्दीन फिरोज शाह मुजाहिद द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। यह बहमनी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। उसने एशियाई या अफाकियों को बहमनी राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहमनी अमीर वर्ग अफीकी और दक्कनी दो गुटों में विभाजित हो गया, और यह दलबंदी बहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का मुख्य कारण सिद्ध हुई। फिरोज शाह बहमनी का सबसे अच्छा कार्य प्रशासन के बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। कहा जाता है कि इस समय दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनाई। सुल्तान ताजुद्दीन फिरोज द्वारा पश्चिमी एशियाई देशों जैसे इराक, ईरान, अरब से विदेशी मुसलमानों को भी आमंत्रित किया गया। उन्हें प्रशासन में उच्च पद दिया गया। उसने अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। गुलबर्गा युग के सुल्तानों में अंतिम सुल्तान था। इसका शासनकाल गुलबर्गा के संत गेसुद्राज के संघर्ष के कारण दूषित हो गया। इसमें अनेक गुणों और दोषों का समन्वय कहा जा सकता है। वह पराक्रमी सैनिक और कुशल सेनानायक, कला, विद्या, साहित्य के प्रति अनुरागी था, परंतु अत्यधिक भोग विलास और कट्टर धर्मांध शासक भी था। विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए उसने 3 बार विजयनगर पर आक्रमण किए। प्रथम दोनों आक्रमणों में उसे सफलता मिली और विजयनगर के शासकों को अपमानजनक संध्या करनी पड़ी, परंतु तीसरी बार देवराय द्वितीय के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा और विजयनगर की सेना बहमनी राज्य को बुरी तरह से
रौंदती हुई कई इलाकों पर अधिकार कर गई। इस पराजय के बाद वह शासन कार्यों की उपेक्षा करने लगा और 1422 में उसके भाई अहमद शाह ने उसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। शहाबुद्दीन अहमद शाह अथवा अहमद प्रथम सुल्तान बनते ही अहमद शाह ने गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद का नाम दिया गया। इसके शासनकाल में दलगत राजनीति जो पहले ही स्थापित हुई थी, दक्कनी और अफाकी ने सांप्रदायिक रूप ले लिया, क्योंकि सुल्तान ने ईरान से शिया संतों को भी आमंत्रित किया था। खुरासान में स्थित इसफराइन का कवि शेख आजरी उसके दरबार में आया था। उसका शासनकाल न्याय धर्मनिष्ठा के लिए प्रख्यात था, इसलिए इतिहास में अहमद शाह वली या अहमद शाह भी उसे कहा जाता है। उसने विजयनगर, वारंगल, मालवा सुल्तानों से युद्ध लड़े। विजयनगर के साथ लड़े गए युद्धों का परिणाम विवाद का विषय है, परंतु वारंगल के कुछ प्रदेश को जीतने में सफल रहा। मालवा के सुल्तान होशंग शाह को भी पराजित किया। गुजरात पर भी आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। वह अपने समय एक क्रूर अत्याचारी शासक था। धर्मांध नीति पर चलते हुए गैर मुसलमानों पर अत्यधिक अत्याचार किए। उसके शासनकाल में दक्षिण दल और विदेशी दल में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता बहुत अत्यधिक बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था में शिथिलता आ गई। 1435 के आसपास अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है। अहमद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन अहमद द्वितीय शासक बनता है। अलाउद्दीन अहमद अपने पिता अहमद शाह की भांति योग्य संकल्पयुक्त शासक नहीं था। उसके शासनकाल में अफाकियों के आगमन पहले से कहीं अधिक बढ़ गए। इसी के शासनकाल में ईरानी अथवा अफाकी निवासी महमूद गवा का उत्कर्ष हुआ। वह पहले एक व्यापारी था। उसने व्यापारियों के प्रमुख मलिक उत-तुज्जार की उपाधि मिली थी। इसी काल में उड़ीसा के गजपति नरीशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का सूत्रपात हुआ और दक्षिण की ओर उसके विस्तारवाद के परिणाम स्वरूप बहमनी और गजपति सेनाओं में कई बार युद्ध हुआ। फरिश्ता एवं बुरहान मासरी के लेखक से हमें ज्ञात होता है कि उसने मस्जिदों, सार्वजनिक विद्यालयों, दातव्य संस्थानों की स्थापना की। अपनी राजधानी बीदर में एक अस्पताल का भी निर्माण कराया। वहाँ 2 सुंदर गांव धार्मिक रूप से दान में दिए थे, ताकि इन गांवों के राजस्व को पूर्णतया दवाओं एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति में लगाया जा सके। वह अत्यधिक विलासी था। उसने संगमेश्वर की राजा की पुत्री से बलपूर्वक विवाह किया, परंतु वह अपनी जनता की भलाई में रुचि रखने वाला शासक भी था। उसके पश्चात जो शासक बनता है वह शासक है हुमायूं। अलाउद्दीन द्वितीय के बाद अलाउद्दीन का बड़ा लड़का हुमायूं सिंहासन पर बैठा। उसे जालिम हुमायूं के नाम से याद किया जाता है। वह क्रूर अत्याचारी शासक था। सौभाग्य से उसे महमूद गवा जैसा सुयोग्य मंत्री मिला, जिससे साम्राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखा। इसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। उसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। इसकी मृत्यु के समय इसके ज्येष्ठ पुत्र निजामुद्दीन अहमद की आयु केवल 8 वर्ष थी। इसी कारण हुमायूं ने अपने जीवन काल में एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना की, जिसमें राजमाता महमूद गवा सहित 4 व्यक्ति थे। महमूद तृतीय का शासन 1463 से 1482। राज्यारोहण के समय महमूद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष की थी। महमूद गवा इसका प्रधानमंत्री था
उसके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महमूद गवा को ख्वाजा जहाँ की उपाधि प्रदान की गई। महमूद गवा ने अपरिमित राजभक्ति से बहमनी राज्य की सेवा की। कुशल एवं कूटनीतिक सैनिक नेतृत्व से उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया। उसने बहमनी शासनकाल में जनसाधारण की दशा का वर्णन अपने लेख में किया है। महमूद गवा ने अपनी योग्यता एवं प्रतिभा से साम्राज्य की उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उसने कोंकण के हिंदू राजाओं को परास्त कर अनेक दुर्गों पर अधिकार किया। उसने विजयनगर वालों से गोवा छीन लिया। इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण किया और अपार धन संपदा लूट कर ले गया। उसने उड़ीसा के हिंदू राज्य पर भी आक्रमण किया। मोहम्मद शाह ने काजीवरम पर आक्रमण किया, अनेक भव्य मंदिरों को भूमिसात किया। यहाँ उसने अनेक पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया और गाजी की उपाधि धारण की। उसने जरा से संदेह पर अपने सुयोग्य वजीर महमूद गवा की हत्या करवा दी। कुछ ही महीनों बाद मोहम्मद शाह तृतीय अत्यधिक मद्यपान करने लगा और अत्यधिक मद्यपान के कारण उसका भी देहांत हो गया।